डियर, वेलकम इन महायोगी एकेडमी। चलिए, तो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। माय डियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर देखिए, बेसिकली जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, राइट, तो ये मेरी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जिम्मेदारी उठा रहा हूं मैं कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स के साथ में पढ़ेंगे, जिससे चीजें समझने के साथ साथ याद करना और दिमाग में रखना भी बहुत आसान हो जाए। क्योंकि समटाइम्स प्रॉब्लम फेस होगी कि क्वेश्चन हमें समझ आ गया, चीजें हमें समझ आ रही हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड हम कर गए, परंतु हर 8वें दिन वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना माय डियर, जिससे वो इजीली आप उन्हें मेमोराइज कर जाएं और लॉन्ग टाइम तक दिमाग में फंसे रहें। इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, सुटेबल एग्जांपल्स के साथ में चीजों को हमें समझना है। क्योंकि जितने ज्यादा बढ़िया एग्जांपल्स के साथ में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, वो जिंदगी भर दिमाग से निकलने वाली नहीं है, राइट। देखो, जो मेरा पर्सनल मानना है माय डियर कि चीजें आपके दिमाग में ऐसे बसी होनी चाहिए जैसे शरीर के अंदर आत्मा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, बहुत ही धमाकेदार स्टडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा बचेगा नहीं किसी भी सब्जेक्ट का। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही धांसू तरीके से हम काम आपके साथ करेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। चलिए डियर, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सोम को स्टार्ट करेंगे हम, राइट। सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। तो देखो माय डियर, तो सब्जेक्ट का नाम है सोम, समझा ना। और जो सोम है इसकी फुल फॉर्म क्या है सब्जेक्ट की, आप जानते हैं डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये सब्जेक्ट की फुल फॉर्म है, समझा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका मतलब हमें यह समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। यानी यहां पर एक तो नाम क्या है, एक तो है मटेरियल, तो इसका मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ऐसा हमें समझ आ रहा है, राइट और रॉन्ग। चलिए तो डियर, ये बताओ आप, मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, मटेरियल की। क्योंकि मटेरियल की तो स्ट्रेंथ को आप डिस्कस करेंगे ना, यस। तो इसलिए माय डियर, सब्जेक्ट में सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मटेरियल को कि क्या क्या मटेरियल है, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, राइट। और मटेरियल की स्टडी करने के बाद मेन टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है स्ट्रेंथ। क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है माय डियर, समझा ना। तो पहले दुनिया में मटेरियल आया होगा, उसके बाद मटेरियल के अंदर ताकत आई होगी, राइट। तो इसलिए क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ, यानी सबसे पहले हेडिंग जो हमारा होने वाला है यहां पर, वो क्या होने वाला है डियर, मटेरियल। तो सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, अब माय डियर, मटेरियल है क्या, समझा, मटेरियल है क्या। वैसे एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी कुछ है जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, जो कुछ स्थान घेरता है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसे आप मटेरियल कहते हैं, राइट। तो एक लाइन में आप डिफाइन करेंगे कि मटेरियल क्या होता है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड या एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मटेरियल, राइट। तो यू कैन से एनीथिंग, तो हाउ यू कैन डिफाइन इट, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं माय डियर इसे, समझा। तो आप कह सकते हैं कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इन द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में कुछ भी हो, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैविंग सम मास, which having some mass and occupy some volume is called material, occupy some volume is called material, right। तो इसका मतलब जो भी मटेरियल है, समझा ना, जो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, राइट, और जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसे मटेरियल कहते हैं, राइट। चलिए अब देखो डियर, बेसिकली ये तो हमने देख लिया, समझा ना। दुनिया में हम भी मटेरियल है, टी शर्ट मटेरियल है, पेन मटेरियल है, बोर्ड मटेरियल है,
जिसका कोई ना कोई मास होता है। अब देखो यहाँ पे एयर है, समझा ना, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो ये हवा है माय डियर। अब जानते हैं कि अगर आप बात करें तो चारों तरफ हमारे पास हवा है, परंतु हमें दिख नहीं रही है, राइट। क्यों? क्योंकि बेसिकली मॉलिक्यूल का जो साइज है बहुत ही कम है और बहुत दूर दूर है, इसलिए जो एयर है, राइट, हम यहाँ पे भले ही हमें ना दिख रही हो, परंतु हम उसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हवा है ही नहीं है, ये हवा कोई मटेरियल ही नहीं है। तो जो एयर है वह भी एक मटेरियल है, राइट। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई स्थान जरूर घेर रहा होगा, भले ही हमें दिखाई ना दे रहा हो। तो इसलिए जो एयर है वह भी एक मटेरियल है, उसे हम मटेरियल में कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब मटेरियल दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा अपने सेंस यूज करके अंदाजा लगाना है कि नहीं यहां पर हवा है, और अगर एयर है तो उसको कोई ना कोई मास जरूर होगा उसका, कोई ना कोई स्थान उसने घेरा होगा, तो इसलिए वह भी एक मटेरियल, राइट। चलिए, तो एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मटेरियल, वो एक मटेरियल होता है, राइट। चलिए, अब देखो डियर, अगर हम मटेरियल की बात करें तो दुनिया में बहुत सारे मटेरियल है, राइट, बहुत सारे मटेरियल है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो ये मटेरियल है इन सभी मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, समझा ना। तो इसका मतलब नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या आएगा, मटेरियल के टाइप्स, मटेरियल के टाइप्स। अब डियर अगर बात करें जो मटेरियल्स हैं बेसिकली वह 3 प्रकार के होते हैं, समझा ना। नंबर 1 सॉलिड, एक तो सॉलिड मटेरियल, और दूसरा लिक्विड, लिक्विड मटेरियल, और तीसरा गैस, गैस मटेरियल, राइट और रॉन्ग। तो ये 3 प्रकार के मटेरियल हमारे पास हैं। अब देखो डियर, बेसिकली आप जानते हैं कि जो सोम है वह डिजाइनिंग का पार्ट है, राइट। अब जानते हैं कि डिजाइनिंग का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमें चीजों को डिजाइन करना, जैसे आपको इंजन डिजाइन करना है, बाइक डिजाइन करनी है, कार डिजाइन करनी है, राइट। सपोज दैट आपको ट्रेन डिजाइन करनी है, तो जब उन्हें डिजाइन करेंगे आप, तो डिजाइन के लिए आप लिक्विड मटेरियल को यूज करेंगे या गैस को। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते जनरली कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो सॉलिड की बनाते हैं, या कोई ट्रेन आप लिक्विड की बनाएंगे क्या, या गैस की बनाएंगे, नेवर। तो हमें क्या सॉलिड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड मटेरियल को हम यूज करेंगे, सॉलिड मटेरियल को यूज करके मोस्टली हम चीजों को डिजाइन करेंगे। तो ये तीनों ही मटेरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। परंतु सोम सब्जेक्ट में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सॉलिड है। तो इसलिए यहां पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या है, सॉलिड है, राइट। तो हमें नॉलेज तीनों की होनी चाहिए, क्लियर। चल अब देखो डियर, बेसिकली यहां पे बात करें तो सबसे पहले मान लो ये नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड, राइट, कि व्हाट इज द सॉलिड। तो देखिए सॉलिड क्या है। तो देखो दुनिया का कोई भी मटेरियल, दुनिया का कोई भी मटेरियल जिसका जो शेप है, जो जिसकी शेप है, शेप भी कांस्टेंट रहे, जिसकी शेप भी कांस्टेंट रहती है, और जिसका जो वॉल्यूम है माय डियर वह भी कांस्टेंट रहता है, समझा ना, उस मटेरियल को आप सॉलिड कहते हैं, राइट और रॉन्ग, यस। चलिए तो देखो माय डियर, बेसिकली अगर आप बात करें तो दुनिया के जितने भी मटेरियल है, सॉलिड की ये तो डेफिनेशन देख लिया, परंतु दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं, समझा ना, तो केमिस्ट्री ये कहते हैं कि दुनिया के सभी मटेरियल हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स को केमिस्ट्री की भाषा में एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, राइट। और हम उन्हें पार्टिकल भी बोल दिया करते हैं, राइट। अब मटेरियल किन से बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और केमिस्ट्री फिर ये भी कहते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल और एटम्स हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, जिसके द्वारा यह आपस में जुड़े रहते हैं, राइट। तो इसका मतलब जितने भी मटेरियल हमारे पास हैं, हर एक मटेरियल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, हर एक मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, राइट। और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब मान लो अगर मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल है, समझा ना, तो जो ये सॉलिड मटेरियल है, समझा ना, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये बताइए आप, समझा ना, अगर इस बॉडी को मैं यहां पर फिक्स करने के बाद यहां से अगर कोई फोर्स लगाऊंगा तो गारंटी जो ये बॉडी है डिफॉर्म हो सकती है। तो यहां पर शेप कांस्टेंट कैसे रहती है सॉलिड की, शेप और वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है, राइट। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है, पहले इसको काम करें। मान लो अगर मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो गारंटी है फिर फोर्स लगाने पे ऐसा हो सकता था कि 2-4 मॉलिक्यूल बॉडी को छोड़ के चले जाएं।
अगर 2-4 मॉलिक्यूल बॉडी को छोड़ के चले जाते तो गारंटी है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता, कम हो जाता। समझ आया ना? पर तो सॉलिड में वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में इतना तो अट्रैक्शन फोर्स है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से परमानेंटली जुड़े रहेंगे, एक दो छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट? चले, पर तो शेप कांस्टेंट है, तो शेप कांस्टेंट होने के लिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट और रॉन्ग? तो असली जो सॉलिड मटेरियल है, समझा ना, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड मटेरियल की जो शेप है और वॉल्यूम है दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, राइट और रॉन्ग? चलिए, तो देखो इसके बाद क्या है डियर, लिक्विड। अब लिक्विड की अगर बात करें आप, तो लिक्विड मटेरियल में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, पर तो शेप कांस्टेंट नहीं होती है, राइट? क्यों नहीं होती है? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है, राइट? इसलिए क्या वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है? मान लो 1 लीटर दूध आपके पास है, अगर आपने बाल्टी में डाल दिया तो रहा तो 1 ही लीटर, पर तो शेप कैसी ले गया? बाल्टी के जैसी। फिर उसे आपने बाल्टी को उठा के बोतल में डाल दिया, तो अब जब वो दूध बोतल में डाला तो रहा तो 1 ही लीटर, पर तो शेप कैसी हो गई? बोतल के जैसी। तो शेप तो चेंज हो रही है, पर तो वॉल्यूम 1 लीटर रहा, कांस्टेंट रहा। समझा? पर तो अगर दूध के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के चले जाते तो गारंटी वॉल्यूम कम हो जाता। इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम है, परंतु उतना भी कम नहीं है जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के निकल ले। क्योंकि अगर एक दूसरे को छोड़ के निकल ले तो गारंटी है वॉल्यूम कम होने के चांस बन जाएंगे। तो इसलिए सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, राइट? चले, पर तो जो गैस मटेरियल है, गैस मटेरियल का यह कहा जाता है कि इसका शेप भी कांस्टेंट नहीं होता और वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होता। परंतु होता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि गैस मटेरियल जो है, गैस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल के बीच का, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, जीरो नहीं होता, बहुत ही कम होता है। और इतना कम होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के भाग भी सकते हैं, राइट और रॉन्ग? समझा ना? तो असली क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होने की वजह से, समझा ना, जो वॉल्यूम है समझा ना, वो भी चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो सकती है। तो शेप और वॉल्यूम दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है गैस के केस में, राइट और रॉन्ग? तो ये चीज दिया मैंने आपको बताई है। कहानी समझ आ रही है? यस। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी मटेरियल हो, समझा ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। तो सॉलिड की कहानी तो ये है। और नंबर 2, अब लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर आप, राइट? तो क्या कहेंगे कि लिक्विड वह मटेरियल है जिसकी जो शेप है, शेप तो लिक्विड की वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है, परंतु जो उसका वॉल्यूम है माय डियर, वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। लिक्विड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है परंतु शेप चेंज हो सकते हैं इजीली, समझा ना, उसे बोलते हैं लिक्विड। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या आता है? गैस। अब गैस क्या होती है माय डियर? गैस वो मटेरियल है जिसका शेप भी कांस्टेंट नहीं होता और जिसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होता। यानी शेप भी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज हो सकते हैं इजीली, और वॉल्यूम भी क्या है? वेरिएबल, यानी इजीली चेंज हो सकता है। समझा ना? ज्यादा कोई दर्द लेने की जरूरत नहीं है, इजीली चेंज हो सकता है माय डियर, राइट? तो ये सॉलिड और लिक्विड और गैस है। परंतु अगर हम अपने स्कोप की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सोम सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल माय डियर, वो क्या है? सॉलिड। तो इसलिए डिटेल में हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस को हम इस सब्जेक्ट में स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम लिक्विड को दबा के देखते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल और केवल गैस के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं, राइट और रॉन्ग? तो इसलिए क्या है, लिक्विड और गैस को यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर जो हमारा मेन काम है वो सॉलिड का है, क्योंकि जो सोम है वो डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है, और डिजाइनिंग में हमारे लिए केवल सॉलिड ही इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि हर एक चीज की डिजाइनिंग यहां पर हम सॉलिड से ही करने वाले हैं। क्लियर और नॉट? चलिए, तो हमने नॉलेज तो ले लिया डियर तीनों की, बहुत हमें इतना पता चला कि सर जी इस सब्जेक्ट में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो केवल सॉलिड ही है। अब पूरे सोम में केवल हम सॉलिड की बात करेंगे। लगभग 70 से 80 घंटे का सब्जेक्ट होगा और इसमें हर एक बात सॉलिड के ऊपर ही चलेगी। क्लियर और नॉट? चलिए, तो इसलिए सॉलिड अगर इतना इंपॉर्टेंट है सर जी, तो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना जरूरी है। समझा? ये 4 लाइनों में काम चलने वाला नहीं है कि शेप और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसे सॉलिड कहा जाता है, राइट? चलिए, तो इसलिए क्या है, सॉलिड को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप इतना जानते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल है, समझा ना, सॉलिड मटेरियल में जो अट्रैक्शन फोर्स है वह बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो यहां पे जो
अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है वह अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई रहता है किसमें, सॉलिड्स में। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही हाई रहता है, राइट। चलिए, तो अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर एक तरीके से आप इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं केवल सॉलिड पे फोकस कर रहा हूं माय डियर। तो सॉलिड वो है जिनमें अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। तो ठीक है, दुनिया में जितने भी सॉलिड हैं ऑलमोस्ट सभी में हाई है, हल्का फुल्का वेरिएशन है, ऑलमोस्ट सभी में हाई माना जाता है, इनके हिसाब से हाई ही है। परंतु फिर भी हर एक सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो नेचर है, जो व्यवहार है, ये सेम नहीं है, राइट। यानी ऐसा कह सकते हैं 10 आदमी है, 10 पहलवान है, अरे 10 के 10 अगर पहलवान है तो 10 के 10 के अंदर ताकत तो बढ़िया है, तो ताकत बढ़िया है, राइट। परंतु 10 के 10 बंदों का नेचर अलग है, समझा ना, उनका होली अलग है, राइट। तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स तो दुनिया के सभी सॉलिड में हाई है, परंतु फिर भी अलग अलग वैरायटी के सॉलिड भगवान ने हमें दे रखे हैं। तो और अलग अलग वैरायटी के सॉलिड में जो नेचर है मॉलिक्यूल्स का, जो पार्टिकल्स का, एटम्स का जो नेचर है, राइट, वो अलग अलग है। इस उस नेचर के आधार पे अगर आप सॉलिड मटेरियल को समझाना देखना चाहें तो टोटल 3 नेचर के सॉलिड यूनिवर्स में पाए जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो सॉलिड है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन फोर्स नहीं, अट्रैक्शन फोर्स तो सभी में हाई है, राइट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के नेचर के आधार पर जो सॉलिड है वो 3 मटेरियल का मेडियर, और मेन कहानी स्टार्ट होने जा रही है, समझना। यहां से आपको सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन में, समझा, जिसे सीधा आप रट्टा मारते हैं। तो डियर, इसलिए यहां पर जो सॉलिड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पर, समझा ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया सॉलिड को। और सबसे पहला है इलास्टिक सॉलिड। क्या है? इलास्टिक सॉलिड। माय डियर, स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल, राइट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। इलास्टिक सॉलिड। दूसरा होता है प्लास्टिक सॉलिड, दूसरा है डियर प्लास्टिक सॉलिड, और तीसरा है रिजिड सॉलिड। क्या डियर? रिजिड सॉलिड, राइट और रॉन्ग। तो 3 प्रकार के सॉलिड मटेरियल है। अब इतना जानते हैं यार, इस सोम सब्जेक्ट में सॉलिड इंपॉर्टेंट है, तो सॉलिड के ऊपर तुम्हें पूरा रिसर्च करके चलनी है डियर, क्योंकि सॉलिड के द्वारा ही आपको हर एक चीज डिजाइन करनी है। कहानी समझ आई? तो इसलिए पूरा कान खोल के चलेंगे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो 3 प्रकार के सॉलिड मटेरियल हमारे पास हैं। ओके, चलिए अब एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा इलास्टिक सॉलिड, और सबसे पहले हम इस इलास्टिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे। क्लियर और नॉट? कि इलास्टिक सॉलिड होता क्या है, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन समझा सीधा मुंह पे फेंक के मारेगा एग्जामिनर, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में टपकता है, राइट। चलिए, तो देखो इलास्टिक सॉलिड क्या है, अब ये देखना, मान समझा ना। तो देखो ये मान लो, समझा, आपके पास कोई रबर है, ये ऐसे कोई रबर है, अगर इसे आप खींचेंगे तो जैसे इसके ऊपर लोड लगाओगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, जैसे आप लोड लगाओगे तो लंबाई बढ़ेगी, परंतु जैसे लोड को हटाओगे तो जितनी लंबाई बढ़ी थी वो गायब हो जाएगी, राइट। चलिए अब देखो, अगर मान लो मेरे पास सपोज दैट ये कोई कंपोनेंट है, जस्ट इमेजिन के मान लो मेरे पास ये कोई कंपोनेंट है, समझा ना, यहां पे मैं ये कोई कंपोनेंट ले रहा हूं कि सपोज दैट मेरे पास ये कोई कंपोनेंट है, राइट। और जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट मान लो रबर का बना हुआ है। अगर रबर का बना हुआ है तो उसका रवैया क्या है कि मान लो इसकी टोटल लेंथ है L, समझा, और अभी आपने इसके ऊपर ये टेंसाइल लोड लगाया P। तो जैसे आपने इसके ऊपर ये लोड लगाया, मान लो इधर को कोई लोड लगाया ऐसे, तो गारंटी ये एंड इसका फिक्स है, तो ये चिपकी हुई है रबर यहां से मान लो, तो गारंटीड ईयर हम जानते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी लोड लगाने के बाद में, समझा ना। परंतु अगर आप समझा ना, अगर आप लोड को हटा लेंगे तो रबर दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल लंबाई में आ जाएगी। लगभग ये लंबाई L थी, तो दोबारा से इसकी लंबाई L हो जाएगी लोड हटाने के बाद। क्लियर और नॉट? तो ये किसका व्यवहार है? रबर का। तो रबर के केस में आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, राइट और रॉन्ग? यस। तो देखो बेसिकली जितनी लंबाई बढ़ी है, अगर मैं कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाता तो घटती, तो जितनी लंबाई बढ़ी है घटी है, या इसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो बॉडी में फोर्स लगाने के बाद जो भी उसके शेप में या साइज में या डायमेंशन में
जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज को टेक्निकल भाषा में डिफॉर्मेशन कहा जाता है, राइट। यानी लंबाई मान लो 4 mm बढ़ी है, तो हम 4 mm लंबाई बढ़ी है, यानी 4 mm लेंथ चेंज हुई है, तो चेंज इन लेंथ नहीं कहेंगे, डिफॉर्मेशन कहेंगे कि 4 mm का डिफॉर्मेशन आया है लंबाई में। क्लियर, क्लियर और नॉट। तो ये टेक्निकल टर्म है, बेसिकली कंपटीशन में आपको ये मिलेंगे आइडिया। तो इसलिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिफॉर्मेशन किस चीज को कहा जा रहा है, राइट। बाकी सब कुछ देसी है, समझा, बस नाम ही थोड़ा विलायती है, राइट। तो ये पूरी कहानी है हमारी। आई होप आपको यहां तक इलास्टिक सॉलिड की स्टोरी समझ आई है। ओके, चलिए तो देखो ये अब इलास्टिक सॉलिड हमने देख लिया कि क्या है। तो यहां पर रबर की जितनी भी लंबाई इसमें चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ है, यहां पे क्या, चेंज इन लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ आपको मिली है, राइट, इसे टेक्निकल भाषा में हमने क्या बोल दिया, डिफॉर्मेशन। क्या बोल दिया, डिफॉर्मेशन, राइट और रॉन्ग, उसे डिफॉर्मेशन बोल दिया। क्लियर। इसका मतलब देखो, अब रबर का अपना बिहेवियर है, तो यहां पे ये कहा जाता है कि वह मटेरियल, जैसे कि रबर है, वह मटेरियल जिसके ऊपर लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो लोड को हटाने के बाद डिफॉर्मेशन गायब हो जाएगा, जैसे कि रबर में। तो अगर किसी सॉलिड का व्यवहार ऐसा रहेगा तो उसी सॉलिड को इलास्टिक सॉलिड कहा जाएगा, राइट और रॉन्ग। यस, जैसे कि रबर को अगर आपने खींचा, यानी लोड लगाया, खिंचाव लोड लगाया, तो क्या है, लंबाई बढ़ी, परंतु जैसे लोड हटाया लंबाई जो कि तो हो गई वो पीछे आ गई, तो लंबाई गायब हो गई, या डिफॉर्मेशन गायब हो गया, राइट। इसलिए जो रबर है उसे भी इलास्टिक सॉलिड की कैटेगरी में रखा जाता है, समझा ना। परंतु माय डियर, हमें जो डिजाइनिंग करनी है, समझा ना, क्या वो रबर से डिजाइनिंग करनी है, या कोई बाइक अगर बनानी है तो लकड़ी से बनानी है क्या, नेवर। हमें मेटल्स की डिजाइनिंग करनी है, तो हमें मेटल से चीजों को डिजाइन करना है। तो इसलिए सॉलिड में भी बहुत सारी वैरायटी है, समझा ना, प्लास्टिक है, रबर है, लकड़ी है, मेटल है, ये सभी सॉलिड है। पर तो इनमें से भी लकड़ी पे हमें काम नहीं करना है, हमें मेटल्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड मटेरियल है वो है मेटल्स। तो ज्यादातर हम मेटल के रेस्पेक्ट में ही चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखो जरा रबर का एग्जांपल लिया, अगर मान लो कोई स्टील का कंपोनेंट हो, मान लो ये स्टील का कंपोनेंट हमने ले लिया, ये स्टील का बना है, सपोज दैट इट इज मेड ऑफ स्टील। अगर ये स्टील का बना हुआ माय डियर, तो अगर इस पे तुमने यहां पे टेंसाइल लोड लगाया तो स्टील की भी लंबाई बढ़ती है, यस बिल्कुल बढ़ती है, परंतु जैसे लोड हटाते हो गायब हो जाती है। परंतु स्टील में जो लंबाई बढ़ती है बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें ज्यादा दिखती नहीं, परंतु ना दिखने का मतलब ये नहीं है कि बढ़ती नहीं है, राइट और रॉन्ग, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जो छोटी चीजें हैं जिनमें बहुत माइनर चेंज है, क्योंकि हमारी आंखों का जो रेजोल्यूशन है माय डियर वो 0.5 mm है। तो जिस भी चीज की कोई भी अगर डायमेंशन 0.5 mm से कम है तो हम उन्हें खुली आंखों से नहीं दे सकते। अगर आंखों पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चढ़ा के बैठ जाओ आप, तो स्टील के कंपोनेंट पे अगर आप टेंसाइल लोड लगाएंगे तो गारंटी के साथ में इसकी कोई ना कोई लंबाई आपको बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे यहां पे हवा है, आपको दिखने रही है, तो ना दिखने का मतलब थोड़ा कि हवा ही नहीं है, समझ आ रहा है माय डियर। तो एटीट्यूड रखना है इंजीनियर वाला, आंखों पे समझ आ ना, माइक्रोस्कोप कुदरती चढ़ा लेना, राइट। तो यहां पर क्या है, जो भी माइक्रोन्स में लंबाई बढ़ी है, राइट, वो बढ़ी है लोड लगाने के बाद, पर तो लोड अगर हटा लोगे तो इसकी भी लंबाई गायब हो जाएगी, राइट और रॉन्ग। अगर लंबाई गायब हो गई तो समझो ये इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल की डेफिनेशन है कि जब मटेरियल के ऊपर लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन हो, पर तो लोड हटाने के बाद डिफॉर्मेशन गायब हो जाए, तो ऐसे ही सॉलिड मटेरियल को इलास्टिक सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, रबर है, समझ आ रही है, सभी इलास्टिक सॉलिड होते हैं माय डियर। क्लियर और नॉट, यस। तो चीजों को ध्यान रखना है आपको, समझा ना। तो स्टील भी एक इलास्टिक सॉलिड है, राइट। चलिए, अब हमें ये देखना है कि अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, समझा ना, कैसे डिफाइन करूंगा इलास्टिक सॉलिड को। तो आप कह सकते हैं कि दी मटेरियल या दी सॉलिड upon which the solid upon which the load is applied, and the body gets deformed, and when
the load is removed, the deformation disappears. The deformation disappears. Then तब THN then यानी तब then the solid is called elastic solid. Then the solid is called elastic solid. Solid is called elastic solid. राइट और रॉन्ग? तो ये पूरी स्टोरी है, समझा? तो उसी सॉलिड को इलास्टिक सॉलिड कहा जाता है। अब एग्जांपल क्या है डियर इलास्टिक सॉलिड के? जैसे कि स्टील है, समझा ना, जैसे कि रबर है, और जैसे कि एल्यूमिनियम है, राइट, जैसे कि कॉपर है, एक्सेट्रा। राइट और रॉन्ग? ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? इलास्टिक सॉलिड के। राइट और रॉन्ग? अब देखो डियर, बेसिकली यहां पर हमने देख तो लिया कि ये सभी इलास्टिक सॉलिड है, परंतु यहां पर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। अभी हमने कहा यार ये बताओ, थोड़ा इमेजिन करना कि मान लो जैसे अगर रबर का मैं एग्जांपल लूं, तो सपोज दैट ये कोई रबर है, राइट, ये कोई रबर ले ली मैंने, मान लो ये रबर है, और रबर का एक एंड तो मैंने फिक्स कर दिया और दूसरा एंड फ्री है, समझा? अब जानते हैं एक भी क्या है, जो रबर है वो भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा पार्टिकल एक दो जुड़े हुए हैं, और ये सभी ऐसे ही हैं यहाँ पे, राइट? तो मान लो यहाँ पे टेंसाइल लोड जब तुमने लगाया, तो जब यहां से यूं खींचा रबर को, तो लंबाई बढ़ी। तो लंबाई कैसे बढ़ी? यानी मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई तो हलचल हुई होगी। ये मॉलिक्यूल थोड़ा आगे खिसका, ये आगे खिसका, ये आगे खिसका, तो ऐसे कुछ हुआ होगा या नहीं? बिल्कुल हुआ होगा सर जी, राइट? ऐसा कुछ हुआ है नहीं? यानी ये है, ये आगे खिसका, राइट? यहां से इसकी बात करें, ये आगे खिसका, ये आगे खिसका, ये आगे खिसका, तो जितने भी यहां पर होंगे वो सभी क्या होगा डियर? वो सब आगे खिसक जाएंगे, समझा ना? तो जब ये आगे खिसकेंगे, समझा ना, तो गारंटी है मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ेगा या नहीं? जब रबर को आपने यूं खींचा तो मॉलिक्यूल के बीच का बढ़ा या नहीं? पर तो जैसे ही लोड हटाया तो ये पीछे आ गई। अब इनको पीछे कौन लाया सर जी? चलो मैं मान सकता हूं कि आगे तो ये लोड ले गया, क्योंकि लोड तुमने लगाया, पर तो लोड हटाने का पीछे कौन लाया? तो था क्या? इमेजिन करो कि यहां पर मान लो ये एक मॉलिक्यूल की लेयर है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल की लेयर इस लेयर के भी साथ में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स रखती है। तो गारंटी है जब ये लेयर आगे जाएगी और ये खींच जाएगा, तो जब यहां पर जो लेयर है, ये लेयर इस लेयर को पीछे को अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये मॉलिक्यूल खींचे हैं, तो मॉलिक्यूल खींचने का विरोध कर रहे थे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो गारंटी है मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये जो डिफॉर्मेशन आया था, लंबाई बढ़ी थी, वो गायब हुई है, राइट? चलिए, परंतु एक बार बताओ आप, अगर मॉलिक्यूल यहां से चला था, तो ये जब खींचेगा तो यहां पे पहुंच जाएगा, राइट, यहां पे पहुंच जाएगा, परंतु आप ध्यान देना, परंतु अगर लोड हटा लोगे तो ये पूरी लेयर जो यहां थी यहां गई थी, क्या यहां से यहां आ जाएगी? एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्या आ सकती है? क्या माइक्रोन्स में आगे पीछे कुछ हो सकता है? यस बिल्कुल माय डियर, सच्चाई ये है कि एग्जैक्टली अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं ना, और आप चले जाएं, और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे अगर मैं दोबारा खड़े होने को बोलूं, तो आप कभी खड़े हो ही नहीं सकते, नेवर एवर। इस काम को दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता। इतना प्रेशर डिमांड कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वहीं क्या खड़े हो सकते हैं? नेवर। एमएम में नहीं, 1 माइक्रोन आगे या 1 माइक्रोन पीछे हो सकता है। इसका मतलब अपने घर में डिट्टो उसी पॉइंट पर नहीं आ सकते जहां पर आने चाहिए थे। यानी अगर 3 mm लंबाई बढ़ी है, तो एग्जैक्ट कभी 3 की 3 mm लंबाई गायब नहीं होती, समझा? मान लो रबर की जितनी लंबाई बढ़ी है, उसकी 99% लंबाई गायब हो गई, 1% तो परमानेंट बढ़ी रह गई, तो 1% इतना कम अमाउंट है, वो तुम्हें दिख ही रहा है, तुम बोल रहे हो सर जी बढ़ी ही नहीं है, पर रियलिटी कुछ और है, समझ आया ना? तो इसलिए क्या है, रियलिटी में हम क्या देखते हैं भाई माय डियर, कि यहां पर स्टोरी क्या होती है कि जैसे लोड हटाए तो गायब तो होते हैं, परंतु वो कैसे होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, राइट? तो ये बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो अपने घर में वापस आने के चांस ज्यादा होंगे, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो घर में वापस आने के चांस कम होंगे, फिर घर से थोड़ा आगे पीछे ही रहोगे, राइट? परंतु अगर मॉलिक्यूल जहां से चला था, लोड लगने के बाद आगे चला गया, समझा? लोड लगने के बाद वो आगे चला गया, राइट? परंतु
अगर लोड हटाने के बाद वो एग्जैक्ट अपने उसी पॉइंट पे आ जाता है एग्जैक्ट, तो उसे हम 100% इलास्टिक 100% इलास्टिक सॉलिड कहेंगे, और उसे हम जनरली आइडियल सॉलिड भी कहेंगे, परंतु दुनिया में कोई भी आइडियल सॉलिड आइडियल इलास्टिक नहीं है। हम क्या बोलेंगे उसे? आइडियल इलास्टिक बोलेंगे, परंतु दुनिया में कोई भी सॉलिड आइडियल इलास्टिक नहीं है। राइट और रॉन्ग? इसलिए हम क्या करते हैं, समझा? इसलिए हम क्या करते हैं डियर, समझा? आइडियल इलास्टिक नहीं है तो कम और ज्यादा तो है। यस, तो यहां से क्वेश्चन हमें देखना है कि कौन सा इनमें से ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा कम इलास्टिक है। तो कहानी ये समझ आ रही है सर जी कि एटम जब वापस जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आएंगे। और देखो, लंबाई का बढ़ना इलास्टिक नहीं है, लंबाई का गायब होना इलास्टिक मतलब है। तो इलास्टिक वर्ड का मतलब एक तरीके से लंबाई के गायब होने से है। अगर मान लो लंबाई गायब हुई नहीं, आपने खींचा, लंबाई बढ़ी, लोड हटाने के बाद लंबाई गायब हुई नहीं है, तो उसका मतलब वो मटेरियल इलास्टिक है ही नहीं है, उसे आप इलास्टिक सॉलिड नहीं कह सकते। तो इलास्टिक सॉलिड में जो इलास्टिक वर्ड है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है कि अपने घर वापस आ रहे हैं नहीं, यानी जो लंबाई वो गायब हो रही है नहीं, जो डिफॉर्मेशन आया था लोड लगाने के बाद में वह डिफॉर्मेशन गायब हो रहा है या नहीं। और अगर वो 100% गायब हो गया तो 100% इलास्टिक कहेंगे, और उसे आइडियल इलास्टिक कहेंगे, और ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। परफेक्शन कहीं भी नहीं है, परफेक्ट हो ही नहीं सकता, आप 99% पे जाते हैं। क्लियर और नॉट? चलिए, तो इसका मतलब गायब होने के का नाम इलास्टिक है, गायब होने का नाम इलास्टिक है। यस, तो ये बताओ, अब गायब होने का प्रोसेस किस पे डिपेंड कर गया? अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो लोड हटाने के बाद लंबाई के गायब होने के चांस ज्यादा, और अगर चांस ज्यादा तो उस मटेरियल में इलास्टिक वर्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा, यानी उसे हम ज्यादा इलास्टिक कहेंगे। अब अगर मैं ये रख दूं स्टील है, रबर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये चार मटेरियल अगर मैं आपको दे दूं और क्वेश्चन पूछूं, बताइए इन चारों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? तो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स स्टील के अंदर होता है, उसके बाद कॉपर में होता है, कॉपर से भी सॉफ्ट होता है एल्यूमिनियम, और सॉफ्ट का मतलब अट्रैक्शन फोर्स का होना मॉलिक्यूल के बीच में, समझा? एल्यूमिनियम। उस सबसे खत्म क्या होता है यहां पे? रबर, क्योंकि रबर नॉन मेटल है, तो रबर के एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। मेटल कोई भी हो, रबर से तो बेहतर ही होगी, राइट? तो इसलिए क्या, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, कॉपर उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, और रबर सबसे कम। तो इनका अगर मैं इलास्टिक ऑर्डर, जो इलास्टिक मटेरियल है, अगर इनका मैं ऑर्डर सिलेक्ट करूं इलास्टिसिटी का कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो मैं स्टील को सबसे ज्यादा इलास्टिक कहूंगा, उसके बाद कॉपर आ जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, और उसके बाद रबर। यानी रबर तो सबसे कम इलास्टिक होता है माय डियर, रबर सबसे थर्ड क्लास होता है, सबसे कम इलास्टिक ही रबर है। राइट और रॉन्ग? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये बुलेटिन ध्यान रखना, आईएएस से लेके गेट तक सब में पूछा गया है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है माय डियर, क्या बोलता है कि विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, यानी ज्यादा इलास्टिक कौन सा मटेरियल है? ऑप्शन ए में देता है स्टील, ऑप्शन बी में कॉपर, ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में रबर। तो बच्चा रबर को हिट करके आ जाता है, क्यों? उसे लगता है कि हाँ रबर ही तो इलास्टिक होती है, स्टील तो इलास्टिक है ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है, इलास्टिक देखने में कुछ और है, प्रॉपर डेफिनेशन उसकी है जैसे मैंने बताया। तो वहां पे स्टील आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्टील ही सबसे ज्यादा इलास्टिक है, रबर तो सबसे खत्म होता है। दुनिया की हर एक मेटल रबर से ज्यादा इलास्टिक है, अगर कोई इलास्टिक है तो, राइट? यस, और ये मेटल ही है, और मेटल में भी स्टील मैक्सिमम इलास्टिक होता है। तो आउट ऑफ दैम यानी जितने भी एग्जांपल में चार लिखे मैंने यहां पे, आउट ऑफ दैम स्टील इज मैक्सिमम इलास्टिक, स्टील इज मैक्सिमम इलास्टिक, स्टील इज मैक्सिमम इलास्टिक। राइट और रॉन्ग? यस, तो ये पूरी स्टोरी है माय डियर। ओके, स्टील इज मैक्सिमम इलास्टिक, तो ये पूरी कहानी है यहां पे। चलिए, तो देखो इलास्टिक सॉलिड क्या होता है हमने देख लिया। इसका मतलब क्या है, एक चीज मैं यहां पे कह सकता हूं कि इलास्टिक सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्पोरेरी होता है, जब तक लोड लगा हुआ है तब तक थमा हुआ है, लोड गायब तो डिफॉर्मेशन भी गायब। इसलिए कहा जाता है इन द इलास्टिक सॉलिड, इन द इलास्टिक सॉलिड, इन द इलास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड द डिफॉर्मेशन is temporary, the deformation is temporary। तो जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्पोरेरी है, परमानेंट डिफॉर्मेशन यहां पे नहीं होता, राइट? क्योंकि अगर आपने
यहां पर कहानी क्या कि अगर लोड को आपने रिमूव कर दिया तो लोड के रिमूव होते ही डिफॉर्मेशन भी रिमूव यानी हट जाता है, डिफॉर्मेशन भी डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है भूत की तरह। डिफॉर्मेशन भी डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर का क्या मतलब होता है डियर? राइट, डिसअपीयर का मतलब होता है, तो यहां पे कह सकते हैं यहां कि जो डिफॉर्मेशन है वह भी डिसअपीयर हो जाएगा। डिफॉर्मेशन भी डिसअपीयर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो ये पूरी स्टोरी होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। राइट, चलिए डियर, चलिए अब देखो इलास्टिक सॉलिड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक सॉलिड को कि व्हाट इज द प्लास्टिक सॉलिड। राइट, तो देखो इन शॉर्ट हम पढ़ते जाएंगे, मतलब ज्यादा महाभारत में लिखना है, हमें रिवीजन करने में दिक्कत होगी क्यों सटीक लाइनें लिखनी है, समझ आ ना, बिल्कुल सटीक लिखना है ओनली। कहानी समझ आ रही है? यस। तो सॉलिड, अब देखते हैं कि सॉलिड क्या, प्लास्टिक सॉलिड क्या है। तो देखो प्लास्टिक सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिस पे लोड लगाने पे डिफॉर्मेशन आ जाए परंतु तो लोड हटाने पे डिफॉर्मेशन गायब ना हो। इसका मतलब प्लास्टिक सॉलिड ऐसा है कि व्हेन लोड इज अप्लाइड, when load is applied, when load is applied, deformation occurs, deformation हो जाता है, deformation occurs, but when load is removed, the deformation disappear, the deformation disappear। समझा ना? तो ऐसे सॉलिड को बोलते हैं प्लास्टिक सॉलिड। इसका मतलब क्या कि मान लो आपके पास ये कोई कंपोनेंट है, एक रॉड है, समझा ना, और ये प्लास्टिक सॉलिड की अगर है तो देखो क्या होगा। मान लो इसके ऊपर लोड लगाया, टेंसाइल लोड ऐसे, तो लोड लगाने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये देखो लंबाई बढ़ गई और लोड अभी भी लगा हुआ है। परंतु अगर तुम इसके बाद में अगर तुम लोड को हटा भी दो, अगर तुमने लोड को हटा भी दिया तो देखो यहां पे लोड में हटाया लगाया नहीं, लोड हट गया, परंतु लोड हटने के बावजूद भी यहां पर जो लंबाई है वो बढ़ी रहेगी। देखो पहले इतनी थी, समझा ना, इतनी बढ़ गई, यहां से यहां तक बढ़ गई। राइट और रॉन्ग? राइट, ये पहले इतनी लंबाई थी, इतनी लंबाई बढ़ गई, समझा ना, परंतु उसके बाद देखो आप जैसे ही मैंने लोड हटाया तो लोड हटाने के बाद समझा ये इतनी लंबाई जो की तो बढ़ी रही लोड हटाने के बावजूद भी। राइट और रॉन्ग? लोड हटाने के बाद भी ये लंबाई जो की तो रही है, समझा ना। देखो इतनी लंबाई बड़ी की बड़ी है, लोड हटा लिया, इसका मतलब इतना जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो गया। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक सॉलिड है माय डियर, समझा, यहां पे जो डिफॉर्मेशन है, यहां पे जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट। ये यहां पे परमानेंट है। लोड को चाहे हटा के आप अपने घर ले जाएं तब भी डिफॉर्मेशन जो का तो रहेगा, गायब होने वाला नहीं है, इलास्टिक की तरह। राइट, तो ये प्लास्टिक मटेरियल है। एग्जाम्पल इसके थोड़े ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या है सर जी यहां पे? जैसे कि आप प्लास्टिक देख सकते हैं, जो प्लास्टिक से मोस्टली वो होती हैं। उसके बाद पॉलीमर्स हैं कुछ, है ना, कुछ पॉलीमर्स का भी बिहेवियर कैसा होता है, प्लास्टिक सॉलिड जैसा होता है। तो प्लास्टिक एंड पॉलीमर यही होते हैं। राइट, चलिए इनमें ज्यादा कैटेगरी नहीं है। ओके, और आपको यही ध्यान रखनी है बस। तो प्लास्टिक सॉलिड भी है। राइट, इसके बाद तीसरा कौन सा है? रिजिड सॉलिड। अब देखो सर जी, रिजिड सॉलिड ऐसा सॉलिड है, समझा ना, जिस पे चाहे कितना ही लोड लगा लो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, ना लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी। लोड जबरदस्ती करोगे लोड लगा के तो टूट तो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है फ्रेगमेंटेड पीसेज में, परंतु उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो रिजिड मटेरियल में क्या होता है कि नो डिफॉर्मेशन produced after the application of load, after the application
एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो लोड के एप्लीकेशन के बाद में, लोड अप्लाई करने के बाद भी कोई डिफॉर्मेशन यहां पे नहीं होता, राइट। बट इफ मैक्सिमम लोड इज अप्लाइड, अगर मान लो लिमिट से बाहर लोड लगा दिया आपने, बट इफ मैक्सिमम लोड इज अप्लाइड, देन यानी तब देन the materials fail in fragmented pieces. फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वो। जैसे कि पत्थर, मान लो अगर पत्थर की रोड है तो इसे कितना ही खींच लेना, इसकी लंबाई बढ़ने वाली नहीं है। अगर ज्यादा ही लिमिट से बाहर मैक्सिमम लोड लगाया तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो सकता है, परंतु लंबाई बढ़ नहीं सकती। अगर इसके ऊपर आप ये मान लो पत्थर की रोड है और आपने पकड़ के भी कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए तो गारंटी है, समझा ना, आप कितना ही कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा ले इसकी लंबाई कम नहीं हो सकती, राइट। हाँ, ज्यादा जोर जबरदस्ती की मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड लगा दे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो सकता है, क्रश तो हो सकता है, टूट सकता है फ्रेगमेंटेड पीसेज में, परंतु लंबाई कम होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो लंबाई बढ़ और घटती कब है, जब मॉलिक्यूल आपस में एडजस्ट करते हैं, वो आगे पीछे आने के लिए अगर तैयार हैं तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पत्थर के मॉलिक्यूल में जो पार्टिकल ऐसे सेट रहते हैं कि उनके बीच में हलचल अलाउड नहीं होती, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के बीच में हलचल अलाउड होगी ना माय डियर, जब मटेरियल अपने मॉलिक्यूल के बीच में हलचल अलाउड करेगा तभी जाके लंबाई बढ़ पाएगी, घट पाएगी, लोड लगाने के बाद ट्विस्ट हो पाएगा, ऐसे जैसे रबर को मोड़ तोड़ लो आप तो हो पाएगा, वो किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन उसमें हो पाएगा, चाहे वो डायमेंशनल हो या एंगुलर हो, राइट, समझा ना। परंतु सॉलिड मटेरियल का, रिजिड मटेरियल का व्यवहार ये अलग है, रिजिड सॉलिड का, रिजिड सॉलिड कहें या रिजिड मटेरियल कहें एक ही बात है, इन सॉलिड को मटेरियल भी कह सकते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, रिजिड सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जिद मार के बैठ जाते हैं कि भैया कितना ही फोर्स लगा लो, जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, दूसरा उठेंगे नहीं, मर जरूर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ एटीट्यूड होता है रिजिड मटेरियल का, ऊपर कितना ही लोड लगा लीजिए आप, समझा, इनमें कोई डिफॉर्मेशन होने वाला नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर मैक्सिमम लोड लगाया तो फ्रेगमेंटेड पीसेज में बलिदान दे देंगे, राइट, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, फेल हो जाएंगे, राइट। इसलिए क्या है, यहां पर अगर देखो इंजीनियरिंग के लिए, समझा ना, तो जो प्लास्टिक सॉलिड है और रिजिड सॉलिड है ये हमारे काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है अभी आपको बताएंगे लॉजिक। रिजिड सॉलिड क्यों काम के नहीं है, प्लास्टिक सॉलिड क्यों काम के नहीं है, केवल इलास्टिक सॉलिड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड है इस पूरे सब्जेक्ट में, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पूरे सब्जेक्ट में हमने पूरी नॉलेज ले ली है माय डियर, समझा ना। और इसके बाद में हम केवल और केवल अब इलास्टिक सॉलिड के ऊपर बात करेंगे मोस्टली, राइट। कभी कभार जिक्र करेंगे हम प्लास्टिक का या रिजिड का, नहीं तो 90% बातें हम इलास्टिक सॉलिड के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, समझा ना। परंतु अब देखना यह कि इलास्टिक को ही इतना क्यों तवज्जो दी जा रही है, समझा ना, इन्हें क्यों हमने उठा के फेंक दिया अपनी कैटेगरी से, राइट। तो उस पूरी डिटेल को हम देखेंगे, परंतु ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। तीनों मटेरियल हमने पढ़ लिए हैं, फिर हम देखेंगे माय डियर कि व्हाई इलास्टिक सॉलिड इज ओनली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, राइट और रॉन्ग, एंड व्हाई द रिजिड सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, राइट, लाइक इलास्टिक सॉलिड। तो ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु 1-2% इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो इलास्टिक सॉलिड का करते हैं इंडस्ट्री में, और वही आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा लॉजिक क्लियर करूंगा तभी जाके अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आगे नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में, नहीं तो लाइन रट्टा मारने से समझने से कुछ नहीं होगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।